सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने अपने परिवार ट्यूब हिंदी पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था भाषा विकास और देखी थी बोलियां क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा। आज आने वाली वीडियो हम देखेंगे व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की सहायता हमको क्या देती है, कहाँ पे इसकी उपयोगिता साबित होती है। किसी भाषा को समझने के लिए हमको व्याकरण का अत्यंत ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे किसी भाषा को हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, पूरी भाषा को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज टॉपिक है आज का व्याकरण। तो देखते हैं व्याकरण। अब प्रश्न ये बनता है व्याकरण मिलके किस किस से बना है। तो ये बना है वि धन आ धन करण, वि धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना, भली भांति समझना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर इसको थोड़े शब्दों में परिभाषित किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं परिभाषा। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी भाषा को, किसी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का हम देखते हैं, अंग्रेजी का व्याकरण अलग होता है। वहीं संस्कृत भाषा का संस्कृत व्याकरण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, हमको किसी भाषा को अच्छे से समझना है तो उसके व्याकरण की जानकारी हमको होनी ही चाहिए, तभी हम किसी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण के हम 3 अंग देख सकते हैं। व्याकरण के हेडिंग बना सकते हैं हम, व्याकरण के अंग। अगर व्याकरण के अंग को देखा जाए तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। जिसमें नंबर 1 सबसे पहले हम देख सकते हैं वर्ड, वर्ड विचार। दूसरा देख सकते हैं हम शब्द विचार, और अंतिम देख सकते हैं वाक्य विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के अंग में हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड विचार को, उसके बाद देखेंगे शब्द विचार को, और अंत में देखेंगे हम वाक्य विचार को। अब प्रश्न बनता है वर्ड क्या है। तो वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक छोटे टुकड़े ना किए जा सके। अर्थात सबसे छोटे टुकड़े, किसी भाषा के सबसे छोटे टुकड़े क्या कहलाएंगे? उसके वर्ड कहलाएंगे। या इस बात को और दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोल सकते हैं? हम वर्ड बोल सकते हैं। समझ में आ ही रहा होगा आपको, दोबारा से समझें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोल सकते हैं? हम वर्ड बोल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार वर्ड विचार में। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, टुकड़े ना किए जा सकें, क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है।
वर्ड कहलाता है। अर्थात अगर इसकी परिभाषा भी कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो हम जो भाषा हमारे हृदय में क्या उठते हैं, सबसे पहले विचार, और विचार को जब हम किसी भाषा में बोल देते हैं, लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती थी, हमारी भाषा। अब जब मौखिक इकाई को जब हम लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है, फिर वर्ड कहलाता है। तो अगर कोई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब वो हमारी क्या होती है, वर्ड होती है। अब हम देखेंगे वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। मान लीजिए मैंने अभी क्या बताया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई पूछी जा रही है आपको, मौखिक इकाई। तो ये होती है आपकी ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। अब जैसे ये शब्द है एक वर्ड, और ये है शब्द, और ये है वाक्य। तो अगर पूछ लिया जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। अब वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का जब सार्थक योग होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य। और शब्द कब बनता है, जब वर्णों का सार्थक योग होता है तब बनता है वो शब्द। तो अगर मैं पीछे से चलूं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, जब कई शब्दों का सार्थक समूह हो जाता है तब बन जाता है आपका वाक्य। और शब्द का निर्माण कैसे होता है, जब कई वर्णों का सार्थक समूह हो जाता है तब वो बनता है शब्द। अब वर्ड हमारी कैसी है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो मैं लिख सकता हूं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब भी क्या बोला जाएगा, वर्ड। अब प्रश्न अगर ऐसे ना बने, दूसरी भाषा में पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, छोटी इकाई। अब वो इस चीज में क्या लिखित ना दे, केवल सीधा सीधा पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, तब भी सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड ही है। अब चाहे वो लिखित दे या ना दे, जब तक मौखिक ना दे तब तक हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगा। अगर उसने मौखिक बोल दिया, स्पेशल करके बोल दिया कि मौखिक इकाई क्या है, तब हम क्या बोलेंगे, ध्वनि। और लिखित दे या ना दे तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। अब हम देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने क्या देखा, वर्ड। अब अर्थ के आधार पर अगर सबसे छोटी इकाई देखी जाए भाषा की, तो वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। सबसे पहली बात क्या है, वर्ण स्वयं में खुद में एक अर्थ नहीं रखते। जब वर्णों का सार्थक समूह हो जाता है तब वो बनता है शब्द, तब वो कोई अर्थ निकलेगा। जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका क, और एक मैंने मान लिया म, और ये मान लिया मैंने ल। तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये अभी क्या अलग अलग है, तो अभी इनका कोई अर्थ नहीं है, खुद में कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ दूं, अब क्या हो जाएगा, कमल। अब ये एक शब्द बन गया। तो अब शब्द का तो एक अर्थ है कमल, किसी का नाम भी हो सकता है, और एक कमल एक पुष्प भी होता है। तो अब एक शब्द का तो अर्थ निकल आया, लेकिन किसी केवल वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो अगर अर्थ के आधार पर पूछ ली जाए आपको सबसे छोटी इकाई, तो क्या हो जाती है, फिर वो वर्ण न रह के शब्द बन जाता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या हो जाएगी? शब्द। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, अर्थ के आधार पर अगर भाषा की इकाई पूछ ली जाए तो वो दो होती है। अब हमारा वर्ड तो होता नहीं, तो क्या क्या बचा? शब्द बचा और वाक्य बचा। अगर छोटी इकाई पूछता है तो वो हमको शब्द बतानी है, अगर बड़ी इकाई पूछता है अर्थ के आधार पर तो वो हमको वाक्य बताना है। तो ये एक और प्रश्न बन सकता है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी हमारी? वाक्य, क्योंकि शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। अब बात आती है भाव। एक प्रश्न बन सकता है, भाव या भावार्थ। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वाक्य। इस बार हम शब्द को समझते हैं। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई केवल एक ही होती है, वो होती है वाक्य। मान लीजिए मैंने 2-4 शब्द लिखे, जैसे मैंने लिख दिया आपका राम, ये आपका शब्द हो गया, ये हो गया आगरा, ये भी आपका एक शब्द हो गया, ये मैंने लिख दिया है और मैंने लिख दिया जाता। तो अब ये क्या है? राम, आगरा, है, जाता, ये शब्द तो है, लेकिन ये वाक्य थोड़ा ही है, क्योंकि ये कोई हमको भाव नहीं दे रहा। अगर मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखता, राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है। अब यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, वो कहां पे जा रहा है? आगरा जा रहा है। तो यहां से भाव निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हो रहा है, जाने का काम किया जा रहा है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगर हल्के हल्के तरीके से देख लिया जाए तो कोई कठिन काम नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछता है तब ध्वनि होती है। यदि मौखिक शब्द नहीं दे रहा है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, चाहे लिखित इकाई पूछ ले, तब हमको क्या बताना है? वर्ड बताना है। यदि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो हमको शब्द बताना है। अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वहीं भाव और भाव के आधार पर केवल एक ही इकाई होती है, और वो क्या होती है? आपकी बात। अब देखेंगे वर्ड के प्रकार। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, अर्थात इनको उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हो जाते हैं आपके स्वर। वहीं व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता आवश्यकता होती है। तो ये आपके कहलाते हैं व्यंजन, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, एक बारी लिख लेते हैं। वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट लेते हैं स्वर और एक बांट लेते हैं व्यंजन। अब व्यंजन हम क्या लिख सकते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे स्वतंत्र होते हैं? जब किसी वर्ड को जब हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारण करने के समय हमारे हृदय से एक प्राणवायु निकलती है। अब आप देख सकते हैं बोल के किसी को, जब हम बोलते हैं तो बोलने के साथ थोड़ी सी हवा भी निकलती है उसके साथ, उसको हम बोल देते हैं प्राणवायु। अब क्या है, जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो जो निकलने वाली प्राणवायु होती है
वो बिना किसी अवरोध के साथ निकल जाती है, मतलब उसे रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए ये स्वर क्या बोल सकते हैं हम, स्वतंत्र होते हैं। वहीं जब व्यंजन ध्वनियां होती हैं, व्यंजन बोलते हैं, तो निकलने वाली प्राणवायु अवरोध का सामना करती है, रुकावट का सामना करती है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं। एक अन्य तरीके से और लिख लें इसको, इन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। वही व्यंजन, इसका विपरीत लिख लेते हैं, इनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ड की आवश्यकता होती है। अर्थात व्यंजनों को हम स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। अब आता है आपका स्वर। स्वर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम, स्वर। स्वर में हमने अभी परिभाषा देख ही लिया, फिर भी एक बार ये और लिख लेते हैं। अगर वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या इन्हें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न बनता है स्वर होते कितने हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है। तो हम संख्या पढ़ लेते हैं एक बार। संख्या, स्वर की संख्या हिंदी व्याकरण में 11 होती है। वहीं मूल व्याकरण में देखते हैं तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। अब 11 होते कौन कौन से हैं, उनको एक बार लिख लिया जाता है। अ दीर्घा, ई दीर्घी, उ दीर्घु, री ए ऐ ओ और औ। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ऐसे करके हमारे कितने स्वर हो जाते हैं, 11। वही मूल व्याकरण में क्या होता है, इस री के स्थान पे एक दीर्घ री और आ जाती है। अगर मैंने इसमें 2 बार घुंडी का प्रयोग कर दिया तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ री बन जाता है। इसका प्रयोग हम मूल व्याकरण में पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम ये। तो 11 ये और 2 ये अतिरिक्त बढ़ जाते हैं मूल व्याकरण में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो स्वरों की संख्या हमको कितना देखना है, 11, जो ये वाले हैं। अब बनते हैं स्वर के प्रकार। हेडिंग बना लेते हैं हम, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो स्वर के प्रकार में सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं हम मात्रा, या बोल देते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। इसको हम हेडिंग भी बना सकते हैं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 डाल सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 बोलते हैं हम
दीर्घ स्वर। अंतिम है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर के कई अन्य नाम दे देता है एग्जामिनर, तो समझने के लिए और हम इसके क्या अन्य नाम ले सकते हैं। ह्रस्व को ही वो बोल देता है लघु स्वर, लघु स्वर, या इसका एक अन्य नाम और मिल जाता है छोटा स्वर, छोटा स्वर। और एक और अन्य नाम देख सकते हैं इसका हम, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। अगर एक और नाम देखा जाता है तो इसको हम जान देते हैं मूल स्वर नाम से, मूल स्वर। कुछ भी पूछ ले आपको, चाहे ह्रस्व स्वर पूछ ले, चाहे लघु स्वर पूछ ले, छोटा स्वर पूछ ले, एक मात्रिक स्वर पूछ ले, मूल स्वर पूछ ले, एक ही बात है। अब इसी की तरीके से जब ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, तो लघु का विलोम होता है गुरु, गुरु स्वर। छोटा का क्या होता है बड़ा। एक मात्रिक, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है। वहीं जब दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़े स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसको बोल देते हैं द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और एक अन्य नाम होता है, इनको बोल देते हैं संधि स्वर, संधि स्वर। अब हमने स्वर कितने पढ़े थे 11, तो 11 स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो अगर कोई पूछ ले ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है 4, और वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7। अब देखेंगे सबसे पहला भाग, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, किसी भी नाम से मिल जाए बात एक ही है। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या में होते हैं 4, और वो होते कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और रे। मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे, ये हमारे क्या बोले जाते हैं ह्रस्व स्वर बोले जा सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम लघु स्वर या मूल स्वर। यहां से प्रश्न ज्यादा बनता है मूल स्वर से, कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। अब संख्या के साथ साथ हमको याद भी होने चाहिए और कौन कौन से होते हैं, तो वो अ, ई, उ और रे। इनमें से 3 दे देगा और अन्य कोई चौथा विकल्प दे देगा, फिर पूछ सकता है कि इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो हमको आना चाहिए। जब हम चारों हमको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बताने में, और इनके उच्चारण करने में हमको केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब दूसरा देखते हैं हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इसको अन्य नाम से जान सकते हैं, जैसे हमने ह्रस्व का हमने एक और नाम देखा था लघु, तो लघु का विलोम होता है गुरु, गुरु स्वर, गुरु स्वर के नाम से ही मिल सकता है। इन वर्णों को बोलने में, अर्थात इन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा था। अब दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, द्विमात्रिक भी बोल देते हैं, द्विमात्रिक। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, संधि स्वर और बोलते हैं, संधि स्वर। अब होते कौन कौन से, ये संख्या में 7 होते हैं, संख्या में 7 होते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर आपका आ जाएगा ए, दीर्घ ओ और दीर्घ ओ। ये आपके संख्या में कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। वही अगर प्रश्न ऐसे बन जाए संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ लेता है, तो संयुक्त स्वर केवल 4 होते हैं, ये वाले। तो संयुक्त स्वर भी लिख देता हूं अलग से, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। देखिए संधि स्वर तो पूरे के पूरे 7 होते हैं, लेकिन अगर संयुक्त स्वर पूछता है तो अंत के ये ए और दीर्घ ओ और दीर्घ ओ, ये वाले स्वर आपके क्या बोले जा सकते हैं, संयुक्त स्वर भी बोल दिए जाते हैं। वहीं अगला तीसरा था आपका वर्गीकरण प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8। अब होते कौन कौन से प्लुत स्वर हैं, तो वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। एक होता है अ प्लस सभी दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर। कितने हो जाते हैं? 8। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब हमने मूल स्वरों में से केवल आ को ही लिया तो फिर अन्य को क्यों नहीं लिया? केवल आ का ही क्या जरूरत पड़ गई? सभी स्वर हमने दीर्घ ले लिए, चलिए ठीक है, लेकिन आ के अतिरिक्त तो और भी मूल स्वरों में से हम ले सकते थे। तो सबसे पहले हमको प्लुत की परिभाषा पता होनी चाहिए, प्लुत होता क्या है। तो कोई भी स्वर हो, अगर उसको हम लंबे समय तक बोलते चले जा रहे हैं, उच्चारित करते चले जा रहे हैं, तो वो ध्वनि कैसी बोली जाती है? प्लुत ध्वनि बन जाती है। जैसे हम देखते हैं, कभी हम प्रार्थना करते हैं तो एक शब्द आता है माँ, जैसे हे साग दे माँ, तो अब माँ को हम क्या बोलते हैं? माँ, मतलब माँ को खींचे चले जाते हैं किसी वर्ड को। जैसे या मान लीजिए किसी दूर व्यक्ति को जब हम आवाज देते हैं तो उसके नाम से संबोधन करते हैं तो पीछे खींचे चले जाते हैं उसको, जैसे राम, ऐसे खींचे चले जाते हैं, तो वो रा की ध्वनि क्या बन जाएगी आपकी? वो आपकी प्लुत ध्वनि बन जाएगी। आप लोगों ने केवल एक शब्द पढ़ा होगा, जैसे ओम पढ़ा होगा, ओम। ओम ये क्या है? ये हमारा देवनागरी का 3 का अक्षर है। संख्या में क्या है हमारा? 3। मतलब इसका अर्थ क्या है कि इस ओ को हम लगभग 3 मात्रा के समय तक बोलें, तब वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लुत ध्वनि बन जाएगी। इसी को बोल देते हैं प्लस स्वर। अब प्रश्न ये है कि केवल हमने आ को ही क्यों लिया, अन्य को क्यों नहीं लिया? तो जब हम आ का हम बोलते हैं, 2 मात्रा का समय बोलते हैं या प्लुत बनाते हैं तो बन जाता है आ का कभी दीर्घ नहीं होता। वहीं अगर ई या ऊ या री को हम बोलेंगे, थोड़ा उच्चारित करके देखते हैं, तो ये अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाती हैं, प्लुत नहीं। जब हमने दीर्घ सभी के सभी इसमें ले ही लिए तो हमारा ये सबका सब काउंट हो जाता है। वहीं अगर आ को चाहे कितने भी समय तक उच्चारित करते रहिए, आ कभी दीर्घ नहीं होता। जबकि ई या ऊ या री ये ऐसे वर्ड हैं, इनको उच्चारित करते हैं थोड़े लंबे समय तक, तो ये प्लुत में ना सीधा परिवर्तित होकर किसमें परिवर्तित होते हैं? अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमने इन 3 वर्णों को यहाँ पे नहीं लिया। और सारे के सारे दीर्घ स्वर तो है ही है, तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। अब स्वरों के प्रकार में हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो दूसरा डाल देते हैं हम ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर जब हम ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ते हैं तो स्वरों को 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम इनको? 2 भागों में। सबसे पहला एक आएगा आपका वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर या ऐसी को बोल देते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमारे आधार क्या? हमारा ओष्ठ, हमारे ओठों की आकृति कैसी हो जाती है? वृत्ताकार हो जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार। वहीं दूसरा क्या आ जाता है आपका? अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर ऐसे बोल देते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर। आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे हम आ का प्रयोग यदि उपसर्ग के रूप में आता है तो इसका अर्थ आता है नहीं के रूप में। कैसा आता है? नहीं के रूप में। अर्थात वृत्ताकार में हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी हो रही थी? वृत्ताकार। वहीं अगर वृत्ताकार में यदि आ का प्रयोग हो गया, अवृत्ताकार हो गया, तो अब हमारे वृत्ताकार का अर्थ क्या होगा? वृत्ताकार नहीं। अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे ओठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है हमारी 4, और वो संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ और औ। ये हमारे वृत्ताकार स्वर होते हैं। वही अवृत्ताकार कितने रह जाएंगे हमारे? 7। 7 में कौन कौन से आ जाते हैं? 7 में आ जाएगा आपका अ, आ, ई, री, ए और आई। ये हमारे किस में आ जाते हैं? अवृत्ताकार में। और इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रकार लगा के हमारा पूरा का पूरा गोला बन जाए, मतलब ओठों की आकृति एक ऐसी बन जाती है हमारी, बोलते समय पे वृत्ताकार महसूस हो जाता है हमारा। तो वृत्ताकार स्वर
वृत्तमुखी स्वर एक ही बात है। वही अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर ये एक बात है। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है, उ दीर्घु ओ दीर्घु। वही अवृत्ताकार की संख्या 7 होती है, अ दीर्घा ई दीर्घी रे ए और दीर्घे। अब एक विदेशी स्वर माना जाता है जिसको हमने देखा है, ये वाला, ये अगर उच्चारण करते हैं तो ओ के रूप में करते हैं। तो ये वाला स्वर क्या है, ये हमारा हिंदी भाषा का स्वर तो है नहीं, तो ये क्या होता है हमारा विदेशी स्वर, विदेशी स्वर, या इसी को हम बोल देते हैं मेहमान स्वर, मेहमान स्वर। क्योंकि ये विदेश से आया है इसलिए कभी कभी इसका नाम मिल जाता है आगत स्वर, आगत स्वर। अब इसके उच्चारण को भी आप देखेंगे तो ओ, मतलब हमारे ओठों की आकृति कैसी बनती है, गोलाकारी बनती है। तो अगर हमें पूछ लिया जाए ये हमारा स्वर कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा बन जाएगा, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। लेकिन अगर वृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो वो केवल 4 ही बतानी है, ये हमारा उसमें गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का स्वर नहीं है। हिंदी भाषा के केवल 4 ही स्वर हैं जो वृत्ताकार थे। ये अगर पूछ लिया जाता है तो बताएंगे तो वृत्ताकार ही स्वर, लेकिन ये अगर संख्या में पूछा जाएगा तो 5वां इसमें नहीं बढ़ाएंगे, केवल कितना बताएंगे, 4 ही बताएंगे। अब एक अन्य वर्गीकरण पढ़ते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो हेडिंग डाल देते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता का, अब इसको हम देखते हैं तो ये हमारा 3 प्रकार से बचता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा आता है इसमें मध्य स्वर, वहीं तीसरा आता है अंतिम पश्च स्वर। अर्थात हमारा हेडिंग क्या है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अर्थात जिन स्वरों को बोलने के समय हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग में आता है तो वो वाले स्वर क्या कहलाएंगे, अग्रस्वर। और जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का मध्य वाला हिस्सा प्रयोग में आता है तो वह स्वर क्या बोला जाएगा, मध्य स्वर। वहीं अगर जीभ का लास्ट या पिछला सिरा बोलने में काम आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पश्च स्वर। तो हमारे स्वर हैं कितने, हमारे स्वर थे 11। अब 11 स्वर का वर्गीकरण हमको इन्हीं 3 भाग में करना है। तो मध्य स्वर होता है आपका आ, उ, ओ और अब ए आई। ये आपके हो गए जीव की क्रियाशीलता के आधार। अब आप तो बोल दोगे आपको तो रटा याद है, लिख दिए, याद करके आए होगे, लिख दिए। इनको याद कैसे किया जा सकता है, समझा कैसे जा सकता है जिससे हम भूले ना। तो हम क्या समझते हैं, इन 11 स्वर में, ये 11 स्वर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा स्वर क्या है जिसकी मात्रा नहीं होती, अर्थात सबसे छोटा स्वर क्या है। तो सबसे छोटा स्वर हमारा क्या था, आ। तो जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है उसको हम परिवार में, जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है उसको न तो हम पीछे रखने की कोशिश करते, ना उसको हम आगे की रखने की कोशिश। उसको हम कहां पे रखते हैं, हमेशा सदैव बीच में रखते हैं। याद करने का ट्रिक है ये, इससे आराम से याद किया जा सकता है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है हमारा इसमें, आ। अब मध्य में जब हमारा आ रहा है तो पश्चिम में क्या आएगा, इसका बड़ा, ठीक है, इसका दीर्घ आ जाएगा। अब कुछ नहीं, याद करने का तरीका आराम से कर सकते हैं। एक जोड़ा इसमें रखो, एक जोड़ा इसमें रखो, री को अभी छोड़ दो, ए को एक जोड़ा इसमें रखो, ओ को इसमें रख दो। अब इसमें पश्चिम में कितने आ जाते हैं, 5। तो इसमें अगर रह जाते थे कितने, 4, तो हमने री को भी किसमें रख दिया, इसी में रख दिया। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं याद रह पाए, ऐसे नहीं याद रह पाए, तो आपको केवल जीव की क्रियाशीलता के आधार पर केवल एक ही स्वर याद रखना होता है, वो है आपका आ। तो अगर मैं यहां पे दोबारा से लिख दूं अग्र, मध्य और पश्च, अगर मैं इसको देखना चाहूं दोबारा तरीके से, अग्र मध्य पश्च,
तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर केवल एक ही स्वर याद होना चाहिए। वो कौन सा है हमारा? केवल लघु आ, छोटा आ। ये कौन से नंबर पे था? 1 पे, ये हमारा 2 पे, और ये हमारा 3 पे। तो जितनी भी तीन जैसी आकृति है वो सबके सब पश्चिम में आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो अब आ के बाद क्या बचा? दीर्घा, उ, दीर्घु, ओ और दीर्घु। अब इसके अतिरिक्त जितने भी स्वर बचे हम अग्र में लिख देते हैं। तो अब कौन कौन सा बचा? ई, दीर्घी, री, ए और दीर्घी। ये वाले स्वर हमारे क्या बोले जाएंगे? अग्र स्वर। तो कोई कठिन काम नहीं है, याद हो जाएगा। सबसे पहले हमको अगर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर याद रखना है तो केवल एक स्वर छोटा। अब उसको हम कहां पर रख लेते हैं? मध्य में, बीच में रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? जितनी भी तीन जैसी आकृति बनती हैं उनको हम कौन से नंबर पर रखते हैं? तीसरे नंबर पर, अर्थात पश्चिम। तो जितनी भी तीन जैसी आकृति बनने वाले स्वर हैं उनको हमने कहां पर रख लिया? पश्चिम। अब जितने अन्य स्वर बचते हैं, शेष बचते हैं 11 में से, उनको हम कहां रख देते हैं? अग्र स्वर में रख देते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।